नमस्कार दोस्तों, बुद्धा टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग वेल्डर, फिटर, टर्नर और जो छात्र CITS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये हम लोग पूरा एक सेट लेके आ रहे हैं 75 क्वेश्चन का। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें 24 लगभग क्वेश्चंस होंगे इस सेट में। इसके बाद आगे का सेट जो है वो इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप सभी छात्रों से निवेदन है कि इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ें और समझें। यदि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे वो संपर्क करके उसी क्वेश्चन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, उनमें सटीक आंसर को ऑप्शंस को आपको बताना है और जो भी अदर ऑप्शन है उसको भी अच्छे तरीके से समझना और सीखना है। चलिए जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कार्य करते समय मशीन में कोई खराबी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ए नंबर ए ऑप्शन दिया है, मशीन को चालू हालत में छोड़कर उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए, मशीन का बटन तुरंत ऑफ कर देना चाहिए, मशीन को छोड़कर भाग जाना चाहिए, उसकी सूचना अपने साथियों को देनी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी ख वाला इसमें जो दिया है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए ये बी वाला कि मशीन का बटन तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। ये हमें कभी भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सबसे पहले वर्कशॉप में जाने से पहले, किसी इंडस्ट्री में जाने से पहले सुरक्षा एवं सावधानियां का सबसे ज़रूरी चीज़ प्रयोग में लाते हैं। ये जानकारी काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उसको नहीं है कि पता चले कि मशीन को आपने चालू हालत में छोड़कर भाग गए तो पूरा क्या होगा, जो इंडस्ट्री है वो पूरा तहस नहस हो सकती है, पूरा सब कुछ ख़त्म हो सकता है आपका पलक झपकते ही। तो इसलिए मशीन का बटन तुरंत ऑफ कर दें। इसके बाद जो भी है, जो भी टेक्नीशियन है या जो भी अधिकारी, उच्च अधिकारी आपसे हैं, उनको ये चीज़ें आप बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो श्रिंक रूल क्या होता है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा हम बता दें। इसमें ऑप्शन दिया है फिटर द्वारा, पैटर्न मेकर द्वारा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक द्वारा और डाई मेकर द्वारा। तो जो श्रिंक रूल है उसका इस्तेमाल पैटर्न मेकरों के द्वारा किया जाता है। पैटर्न मेकर का मतलब जो भी चीज़ सांचा बनाते हैं। आपका किसी भी, मान लीजिए कोई भी पार्ट बन रहा है, किसी भी गाड़ी का इंजन ही बन रहा है चाहे या अदर कुछ भी, जो भी कास्टिंग के द्वारा बन रहा है तो उसका इस्तेमाल हम लोग पैटर्न मेकर के द्वारा करते हैं। चलिए श्रिंक रूल को हम लोग दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हमारा श्रिंक रूल है, इसका इस्तेमाल पैटर्न मेकर करते हैं। क्यों श्रिंक रूल का, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई जो है अदर जो स्केल्स है उनके अपेक्षा थोड़ा सा हम लोग बढ़ा के रखते हैं। इसलिए बढ़ा के रखते हैं कि जो भी, जैसे मान लीजिए कास्टिंग है, वो जब जमेगा तो वो क्या होगा, जो भी साइज आप यदि एक्यूरेट साइज लेंगे तो उससे क्या होगा, वो छोटा बन जाएगा आपका जाब। तो छोटा बन जाएगा तो फिर वो किसी भी काम का नहीं हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। इसीलिए कि जो भी जाब बनाना होता है उसकी साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। तो बड़ा रखने के लिए स्केल का ही ऐसा ही निर्माण हम लोग कर देते हैं कि स्केल को ही बड़ी कर देते हैं, इसलिए इसका नाम श्रिंक रूल रखा गया है। ये जो भी नॉर्मल स्केल्स है उसके अपेक्षा थोड़ा सा बड़ी होती है इसके साइज, इसके इंचेज, इसके थोड़ा सा जो भी पदार्थ है उसमें जितना भी श्रिंकेज आ रही है तो उसके हिसाब से इसको हम लोग रखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का मुख्य कारण क्या होता है। चलिए ट्राई स्क्वायर आपको बता दें, ट्राई स्क्वायर क्या होता है। ट्राई स्क्वायर से हम लोग, जैसे ट्राई स्क्वायर देखिए अभी वो आपको फिगर दिखाएंगे। ट्राई स्क्वायर से हम लोग किसी भी जाब का समकोण नापते हैं, समतलता नापते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। या किसी पैरेलल जॉब के ही एज के ही पैरेलल कोई लाइन खींचनी होती है तो उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये ट्राई स्क्वायर का मुख्य रूप से काम है। तो देखिए, तो इसका जो ऑप्शन दिया है, सही माप लेना, ट्राई स्क्वायर की सुंदरता बढ़ाना, ट्राई स्क्वायर कोण को समायोजित करना। फिर नंबर डी ऑप्शन दिया है, जाब पर किनारे को बर को स्थान देने के लिए। देखिए ट्राई स्क्वायर में क्या चीज़ होता है, एक होता है आपका, अभी फिगर दिखा रहे हैं तो उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए ये ट्राई स्क्वायर है हमारा, इसमें एक ब्लेड होता है, एक स्टॉक होता है, ये 90 डिग्री पे एंगल पे होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, वो कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के
बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने, यानी इस पॉइंट पे वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे अंडरकट देने का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो भी जॉब रखेंगे तो उसमें जो बर होगा वो बर को उसमें एडजस्ट करने के लिए इसके लिए इसके अंदर अंडरकट आप देखेंगे तो ये दिया रहता है। इस फिगर में नहीं दिया है लेकिन इसमें अंडरकट का वो रहता है कि जो भी बर उसको रहते हैं, आपने कोई जॉब बना रहे हैं उसकी फ्लैटनेस चेक कर रहे हैं, उसका एंगल चेक कर रहे हैं, तो बर को पोजीशंस देने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ट्राई स्क्वायर का अगला क्वेश्चन जेनी कैलिपर में ऑप्शन दिया है, दोनों टांगें पॉइंट से बाहर की ओर मुड़ी होती हैं, दोनों टांगें अंदर की ओर गोलाई में मुड़ी होती हैं, दोनों टांगें पॉइंट से नुकीली होती हैं, एक टांग पॉइंट से नुकीली होती है और दूसरी अंदर की ओर मुड़ी होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा क्या है, वो राइट आंसर जो है वो डी वाला ऑप्शन है आपका। देखिए इसमें जो डी वाला ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला है, एक टांग पॉइंट से नुकीली होती है और एक दूसरे के अंदर की तरफ मुड़ी होती है। तो इसको याद रख लीजिए। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल आपको गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है और किसी जॉब के एज के पैरेलल लाइन खींचने में इस्तेमाल होता है। और इसका 3 नाम है, वो तीनों नाम आप लोग याद रख लीजिए। इसका नाम कौन कौन सा है, नंबर 1 जो है ऑड लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, नंबर 2 हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, और नंबर 3 जो है जेनी कैलिपर। ये तीनों नाम आप लोग याद रख लीजिए, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कभी इसको कन्फ्यूजन ना होइएगा। चलिए इसका हम फिगर आपको दिखाते हैं। यही हमारा देखिए जो ये है आपका क्या है, ऑड लेग कैलिपर है इसमें। और ये सब देखिए ये इनसाइड कैलिपर हैं, जो और फिगर इसमें दिख रहे हैं ये इनसाइड कैलिपर है, ये आउटसाइड कैलिपर है। ये भी कौन कौन से, एक स्प्रिंग जॉइंट होता है और एक थंब जॉइंट होता है, इनको भी याद रख लीजिएगा कि स्प्रिंग जॉइंट और थंब जॉइंट ये कैलिपर्स के टाइप्स होते हैं मुख्य रूप से। ये किसी जॉब का मान लीजिए डायमीटर ज्ञात करना है तो इनसाइड कैलिपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसी जॉब का ग्रूव है उसका हमें क्या है चौड़ाई चाहिए तो उसको ज्ञात करने के लिए आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्य रूप से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, ऑप्शन ए दिया है ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से, नंबर बी ऑप्शन है ब्लेड के बाहरी सिरे से स्टॉक के अंदरूनी सिरे तक, नंबर सी है ब्लेड के बाहरी सिरे से स्टॉक के अंतिम सिरे तक स्टॉक की लंबाई व चौड़ाई से। जो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो बी वाला राइट आंसर है। देखिए इसमें ब्लेड के बाहरी सिरे से स्टॉक के अंदरूनी सिरे तक ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। चलिए आपको फिगर दिखाते हैं, उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ट्राई स्क्वायर है, तो इसके ब्लेड के देखिए ये जो ब्लेड है और ये स्टॉक है, तो ब्लेड के बाहरी सिरे से स्टॉक के अंदरूनी सिरे तक ये हमारा चीज़ यहाँ से यहाँ तक जो इसका डायमेंशन होगा वही हमारा क्या होगा, ये ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन ए दिया है बेंट स्क्राइबर, ऑप्शन बी डिवाइडर, ऑप्शन सी ट्रैमल, ऑप्शन डी रिंग गेज। तो जो बड़ा वृत्त हमें खींचना होता है उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैमल का, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। ट्रैमल क्या होता है, वृत्त खींचने के लिए हम लोग छोटा वृत्त यदि खींचना है तो उसमें डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सपोज दैट आपको बड़ा वृत्त खींचना है तो उसमें ट्रैमल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आपका ट्रैमल का फिगर दिखा देते हैं। एक देखिए ये ट्रैमल है, इसका इस्तेमाल हम लोग बड़े वृत्त को खींचने के लिए करते हैं। इसमें देखिए एक बीम होता है, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को एक आपका इसको फिक्स रख सकते हैं और एक ठे को एडजस्ट इधर उधर एडजस्ट करते हैं। जो भी डिस्टेंस का हमें चाहिए इसको स्केल पे नाप लेते हैं और इसके बाद वृत्त को हम लोग किसी जॉब पे आसानी से, किसी धातु पे आसानी से खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़। यह है स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है, तो स्क्राइबर देखिए स्क्राइबर कौन सी धातु है, वो खरोंचने के लिए, किसी जॉब पे निशान इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। स्क्राइबर देखिए क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत एक तरह से मान के चलिए कि एक छोटी सी नुकीली रॉड होती है जिस पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे ऐसे कुछ पॉइंट ऐसे बना होता है।
तो यही हमारा स्क्राइबर हो गया। इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं कि किसी जॉब पे क्या करने के लिए, मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो ये पूछ रहा है कि स्क्राइबर का जो ये पॉइंट का एंगल होता है, यानी कि जो ये एंगल होता है पॉइंट का, ये कितना होता है। तो ये आप जानते रहिए कितना होता है, 12 से 15 डिग्री इसको हम लोग रखते हैं स्क्राइबर का पॉइंट एंगल। तो जो इसमें ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बेंच वाइज के बॉक्स नट की धातु होती है। ऑप्शन ए दिया है कास्ट स्टील, नंबर बी ऑप्शन है कास्ट आयरन या गन मेटल, नंबर सी है माइल्ड स्टील, नंबर डी है एलॉय स्टील। तो जो इसका राइट आंसर है आपका, ये देखिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर जो है आपका बी है, कास्ट आयरन या गन मेटल। चलिए बेंच वाइज के कौन कौन से जो भी पार्ट्स हैं उनके किस किस चीज़ से मेटल बने होते हैं, तो ये चित्र से आपको हम समझा रहे हैं। बेंच वाइज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, बेंच वाइज का जो इस्तेमाल है आपका किसी भी जाब या धातु को पकड़ने के लिए किया जाता है। चलिए फिगर देखते हैं। देखिए ये हमारा बेंच वाइज है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, एक जॉ प्लेट है, मूवेबल जा है, स्पिंडल है, हैंडल है, बॉडी है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक देखिए एक लीड स्क्रू भी रहता है, स्क्रू जिस पे स्क्वायर थ्रेड बना रहता है। यहाँ पे बॉक्स नट ये पूछ रहा है कि जो स्क्रू में उसी में एडजस्ट होके घूमता है आगे पीछे, तभी इसके बाद मूवेबल जा को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं और किस किस मेटल के बने होते हैं समझिए। ये जो हमारा देखिए नंबर 1 पार्ट है फिक्स जा, ये किस चीज़ का बना है, ग्रे कास्ट आयरन का बना है। नंबर बी मूवेबल जा, ये भी किस चीज़ का बना है, ग्रे कास्ट आयरन का बना है। देखिए जो ये मूवेबल जा है, ये फिक्स जा हो गया, ये मूवेबल जा हो गया। ये आपका इसके बाद जॉ प्लेट है तो ये टूल स्टील का बना है। स्पिंडल है माइल्ड स्टील का बना है, हैंडल है माइल्ड स्टील का बना है। बॉक्स नट जो है आपको भी जो पूछा गया वो कास्ट आयरन, फास्फोरस ब्रांज या गन मेटल का बना होता है। तो इसको जानते रहिए। ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बेंच वाइज में इसके अलग अलग पार्ट्स क्या है। आप सभी छात्र इसको प्रैक्टिकल करते वक्त इसी पे चाप को बांध के आप लोगों ने किया होगा। जो छात्र नहीं किए हैं तो ये समझ लें कि इसी में जाप को हम लोग पकड़ के बांधते हैं और इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन होता है कटिंग का, फाइलिंग का आदि करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंच वाइज के स्पिंडल पर कत्ती होती है। ऑप्शन ए दिया है वी थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड, बटरेस थ्रेड, एक्मे थ्रेड। तो जो बेंच वाइज होता है, जो इस पे स्पिंडल पे जो कटा होता है वो आपका स्क्वायर थ्रेड्स होता है। चलिए थ्रेड्स के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता दें कि थ्रेड्स क्या क्या चीज़ होती है और कौन कौन कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मुख्य रूप से जो थ्रेड्स है हमारा 2 टाइप का होता है। ये आपका होता है वी थ्रेड्स, नंबर 2 ऑप्शन होता है स्क्वायर थ्रेड्स एंड मॉडिफाइड स्क्वायर, एक तरह से स्क्वायर एंड मॉडिफाइड में। अब जो ब्रिटिश बी इसमें जो वी थ्रेड्स है, इसके देखिए इसके जो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वी थ्रेड्स के, इसमें देखिए मुख्य रूप से नंबर 1 जो होता है आपका ब्रिटिश, जो नंबर 1 है यानी ए पार्ट एक तरह से कह लीजिए तो ब्रिटिश थ्रेड। ब्रिटिश थ्रेड्स में क्या होता है, जो इसका एंगल होता है वो 55 डिग्री, जो थ्रेड्स है ना इसका जो एंगल हम लोग कितना रखते हैं, 55 डिग्री ये रखते हैं। इसका इस्तेमाल साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे नट हो गया, बोल्ट हो गया। यहाँ पे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका जो पूरा नाम है ब्रिटिश थ्रेड का, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड। फिर इसी में जो नंबर बी है वो क्या है आपका BA थ्रेड्स, जिसको BSW इसको कहते हैं, BA नहीं BSW, यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, सॉरी BSW नहीं BSF कहते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। और ये जो था ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड, इसको BSW कहा जाता है। ये इसी की तरह होता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें अंतर हो जाता है कि इनका पिच फाइन रखा जाता है। जो BSW थ्रेड्स है और BSF थ्रेड है, जो BSF थ्रेड्स है वो BSW थ्रेड्स के ही
समान होती है, बस उसको थ्रेड्स को हम लोग फाइन कर देते हैं, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड्स। इसका भी जो एंगल है वो कितना रखते हैं हम लोग, 55 डिग्री रखते हैं। यानी कि जो ये थ्रेड्स का जो एक आपका क्रिस्ट होता है ये 55 डिग्री होता है। एक क्रिस्ट होता है, एक रूट होता है। थ्रेड्स में हम लोग क्रिस्ट रूट ऐसे बनता है ना, ये जो क्रिस्ट का होता है एंगल ये 55 डिग्री होता है। ये रूट का भी इसी तरह 55 डिग्री होता है। चलिए, और इसके बाद और कौन थ्रेड्स हैं, ये जो BSF है इसका इस्तेमाल हम लोग ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन, मशीन टूल्स में जहाँ पर फाइन पिच की आवश्यकता होती है वहाँ करते हैं। इसके बाद ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स एक होता है, इसका इस्तेमाल पाइप के लिए जहाँ पानी, गैस या स्टीम के पाइपों के लिए काटी जाती है। ये भी, इसका भी एंगल हम लोग 55 डिग्री करते हैं। चलिए, जो इसमें नंबर 4 वाला जो अब है थ्रेड्स, वो देखिए वो क्या है, वो नंबर 4 वाला जो है वो BA थ्रेड्स है। BA थ्रेड यानी ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड्स। इसमें जो नंबर 4 था इसका एंगल कितना रखा जाता है, इसका जो एंगल होगा वो 47.5 डिग्री होगा। 47.5 डिग्री, ये काफ़ी पूछा जाता है इसका एंगल। BA थ्रेड्स का एंगल कितना होता है, 47.5 डिग्री। इसका प्रयोग जो है रेडियो में, घड़ियों में, कैमरों, टेलीफोन आदि में किया जाता है। चलिए, स्क्वायर, ये तो हमारा ये V थ्रेड्स के इतने टाइप हो गए। एक आध दो टाइप हैं तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतने को जानते रहिए। जो महत्वपूर्ण है मैं उसको बता रहा हूँ। स्क्वायर थ्रेड्स का देखिए इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें अधिक शक्ति का, यानी पावर ट्रांसमिशन का इस्तेमाल होता है, अधिक शक्ति संचारण करनी होती है, यानी बल वाला जो काम होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपका स्क्वायर थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है शक्ति संचरण के लिए, कुल मिला के पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। जैसे आपका स्पिंडल प्रेस हो गया, स्क्रू जैक हो गया, आपका बेंच वाइस हो गया, वहाँ पे हमें शक्ति का ट्रांसमिशन करना है तो वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी देखिए, अब स्क्वायर थ्रेड्स को, स्क्वायर थ्रेड्स कैसे होती है इसका थोड़ा सा फिगर आपको बना दें। ये देखिए स्क्वायर थ्रेड्स जो है कुछ ऐसे टाइप में होती है। ये हमारा स्क्वायर थ्रेड्स हो गया। तो इसका अब इसी में मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड्स हो जाते हैं। मॉडिफाइड में कि मतलब इसका एंगल जो है 90 डिग्री है, तो इसको कुछ कम ज़्यादा हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। जैसे देखिए अभी कुछ एंगल अभी कम करके फिगर आपको बना रहे हैं, तो ये एक्मे थ्रेड हो गया। इसका जो मॉडिफाइड होगा वो एक्मे थ्रेड, कुछ वो इसका जो एंगल है कुछ ऐसे हो जाता है। यानी सेम ऐसे आ जाता है तो एक्मे थ्रेड हो जाता है। इसका एंगल हम लोग कितना रखते हैं, 29 डिग्री रखते हैं। ये लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्प्लिट नट को आसानी से अलग अलग कर दिया जा सके। ये बहुत बार पूछा गया है कि एक्मे थ्रेड का एंगल क्या होता है, 29 डिग्री, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे। इसको जानते रहिए। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा होता है, बट्रेस थ्रेड एक है। बट्रेस थ्रेड का एंगल क्या होता है, इसका जो होता है एक साइड अक्ष के लंबवत बनाकर लगभग 7 डिग्री टेपर कर दी जाती है और दूसरी साइड को 45 अंश के कोण पर बनाते हैं। ये यहाँ पर इस्तेमाल होता है क्विक रिलीज बेंच वाइस के स्पिंडल पर। इस प्रकार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये जानते रहिए। बट्रेस थ्रेड क्या होता है, इसका एंगल मुख्य रूप से 45 डिग्री, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्विक रिलीज बेंच वाइस के स्पिंडल पे। अगला जो थ्रेड्स है वो नकल थ्रेड है। नकल थ्रेड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नकल थ्रेड देखिए कुछ ऐसे ऐसे होती है नकल थ्रेड का इस्तेमाल रेलवे कपलिंग में, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, रेलवे कपलिंग में किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। और शीशी के बोतल के सिरों पर इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसको याद रख लीजिए। ये रूट, इस प्रकार की चूड़ियों का रूट और किस्ट अर्धगोलाकार होता है, इसमें एंगल नहीं होता है, इसमें अर्धगोलाकार होता है। इस चीज़ को याद रख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
बेंच वाइज को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए। ऑप्शन आपको दिया है, कारीगर को कोहनी के बराबर जबकि वो अपने बाजू को मोड़कर अंगुलियों की ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। ऑप्शन बी है कारीगर के कंधे के बराबर। ऑप्शन सी अर्थ से आधा मीटर। ऑप्शन डी फर्श से 2 फुट। तो जो राइट आंसर वो हमारा है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि कारीगर को कोहनी के बराबर जब अपने बाजी मोड़कर खड़ा होगा, जो भी है, यदि कारीगर छोटा है तो उसको अपने अनुसार काम करके बेंच वाइज बैठाना है। तो अपना यहाँ से जो ये आदमी है, सपोज दैट यहाँ से मान लीजिए इसका हैंडल है, तो यहाँ से इस चीज़ को ये मोड़ ले कोहनी पर, तो यहाँ पे हमारा बेंच वाइज को बैठा सकता है यहाँ पर वो करके कि इतना हाइट इसका यहाँ पर रहना चाहिए ज़मीन से, यानी कि ये जो हाइट होगा वही क्या होगा, उतने ऊंचाई पर बेंच वाइज को बैठाएगा तो सही ढंग से बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि हैमर के वर्गीकरण किया जाता है, जो हैमर है उसका वर्गीकरण किया जाता है उसके होल के आकार और तौल के अनुसार, उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार, उसके फेस के आकार और तौल के अनुसार, उसके हैंडल के लंबाई के अनुसार। चलिए इसका जो राइट वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो बी वाला, उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार। मुख्य रूप से उसका वजन ही वो बताता है। इसको हम लोग हैमर का वजन जो है पाउंड में लगभग निर्धारित किया जाता है कि 0.45 पाउंड का है, LBS उसके आगे लिखा रहता है। तो इसको जानते रहिए कि जो हैमर है वजन के ही हिसाब से होता है। और कुछ ऐसे भी हैमर्स हैं जैसे बॉल पिन है या क्रॉस पिन है, तो उसका पिन भी हम लोग देखते हैं, तो उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार किया जाता है। चलिए इसका फिगर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हैमर है, तो इसका क्या है, ये आपका सारे इसके पार्ट्स हैं, हैंडल है, नेक है, वेज है, बॉल पिन है, ये पिन है, यानी कि जो इसका वजन लेते हैं। और ये जो पेन है इसका क्या साइज है उसको भी हम लोग निर्धारण करते हैं। मुख्य रूप से इसमें महत्वपूर्ण जो वजन ही है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है क्योंकि ऑप्शन ए दिया है, इसे बनाने में आसानी रहती है। यह एक विदेशी डिजाइन है, देखने में सुंदर लगता है। इसे आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं। तो जो नंबर डी ऑप्शन है वो राइट है। ये देखिए ये राइट वाला आंसर है, क्योंकि इसे आसानी से हैंडल में फिट किया जा सकता है। जब इसको हम चोट करेंगे तो ये घूमेगा नहीं, इसीलिए इसको हम लोग वेज लगाई जाती है और इसको अंडाकार शेप में दिया जाता है। ये जो इसका वेज है कुछ ऐसे अंडाकार शेप में दिया जाता है। चलिए फिगर में हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये हैमर है हमारा, तो इसमें क्या है कि इसमें अंडाकार शेप में जो वेज है इसको अंडाकार शेप में इसे दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से निकलेगा नहीं, घूमेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैट कोल्ड चीजल का कटिंग एज थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए दिया है, चिपिंग करते समय कम ताकत लगानी पड़ती है और एज के सिरों धातु में गड़ते नहीं हैं। नंबर बी है, धातु कटने में आसानी रहती है। नंबर सी, सीधी लाइन में चिपिंग की जा सकती है। नंबर डी, केवल डिजाइन। तो जो इसका राइट आंसर है वो चिपिंग करते समय कम ताकत लगानी पड़ती है और एज के सिरे धातु में गड़ते नहीं हैं, यानी कि जो हमारा ए वाला है वो राइट आंसर है। फ्लैट कोल्ड चीजल क्या होता है? छेनी, उत्तर छेनी। वो आपका क्या करता है, किसी धातु को मटेरियल को हटाने के लिए आपको ग्रुप बनाना है, चाहे जहाँ पर मटेरियल को करना है, कटिंग करना है, कटिंग टूल है एक तरह से, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीजल की धातु होती है, जो इसमें ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील और टंगस्टन स्टील। तो मुख्य रूप से जो चीजल है हम लोग क्या है, हाई कार्बन स्टील की ही बनाते हैं, यानी कि जितने भी कटिंग टूल हैं सब हाई कार्बन स्टील की ही बनती है। और जो हैवी ड्यूटी कटिंग टूल होते हैं वो हाई स्पीड स्टील का हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला है, हाफ राउंड नोज चीजल का मुख्य प्रयोग होता है। जो हाफ राउंड नोज चीजल का मुख्य प्रयोग, ऑप्शन ए दिया है, फ्लैट सरफेस की चिचिंग करना,
चाबी घाट काटना, कार्नर साफ करना, बियरिंग में आयल ग्रुप काटना। तो जो इसका जो ऑप्शन है बियरिंग में आयल ग्रुप काटने के लिए इसका किया जाता है कि जो हाफ राउंड नोच चीजल होता है कुछ ऐसे शेप में होता है, तभी हम लोग इसी शेप में बियरिंग का वो नोजल आयल ग्रुप काटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर है धातु की अधिक चौड़े वाले पीस पर गहरी कटिंग करने के लिए प्रयोग में जाने लाने वाला हेक्सा फ्रेम है। यानी कि जो धातु है अधिक चौड़ाई का है और वो चौड़ाई वाले पीस पर गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग में जाने वाला हेक्सा फ्रेम आपका है। जो ऑप्शन दिया है क्लोज्ड ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। यानी कि जब गहराई में हमें कटिंग करना होता है तो उसमें डीप थ्रोट नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उसका हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं, ये देखिए हेक्सा फ्रेम हो गया एक, यानी कि ये जो चीज़ होता है ये डीप में होता है, तभी यहाँ पे हम लोग इसको लंबाई तक ज़्यादा गहराई तक ये कटिंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है कटिंग करते समय घर्षण कम करना, बी कुछ नहीं केवल सुंदर डिजाइन, अधिक चौड़ाई व गहराई वाले कार्य करने के लिए। तो जो आप इसमें है हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग का मुख्य कारण कटिंग करते समय घर्षण कम करने के लिए, यानी कम घर्षण होगा तो कटिंग अच्छी प्रकार से होगा, हीट नहीं होगा, आपका ब्लेड टूटेगा नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो ए वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारणतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। ऑप्शन ए है दोनों पिंस के होल के अंदरूनी सिरे तक, दोनों पिंस होल्स के बाहरी सिरों तक, दोनों पिंस के होल से सेंटर तक की दूरी। ऑप्शन डी एक पिन होल के अंदरूनी सिरे से दूसरी पिन होल के बाहरी सिरे तक। तो जो हमारा राइट आंसर है वो देखिए वो आपका दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर तक की दूरी, यानी कि जो सी वाला राइट आंसर। चलिए इसका फिगर आपको दिखा, ये देखिए हेक्सा ब्लेड हमारा ये है, इसकी लंबाई कहाँ तक हम लोग लेते हैं, दोनों पिन के होल्स के सेंटर की दूरी तक। यानी इसमें दो प्रकार की लेंथ होती है, एक नॉमिनल लेंथ होती है, एक ओवरऑल लेंथ होती है। तो जब भी आपको परीक्षा में पूछता है तो नॉमिनल लेंथ ही पूछता है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, तो ये चीज़ है नॉमिनल लेंथ की वो बात कर रहा है, तो इसको समझे रहिए। जब वो पूरा ओवरऑल लेंथ की बात करेगा तो इसके सेंटर से बाहर तक की दूरी को हम ले लेंगे। तो प्रश्न को पढ़िए अच्छे तरीके से समझिए तब फिर उसका आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीट को काटने के लिए फाइन पिच ब्लेड प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है इसके 2 या 3 दांते सीट के ऊपरी फेस स्थान ले लेते हैं, इसमें कटिंग जल्दी होती है, अन्य पिच वाला ब्लेड उपलब्ध नहीं होता है, इसे हेक्सा फ्रेम में आसानी से बांधा जा सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ए वाला होगा कि इसके 2 या 3 दांते सीट के ऊपरी फेस स्थान पर ले लेते हैं,
इसीलिए फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिक लंबाई और कम चौड़ाई वाले जाप पर हेक्साइंग करने के लिए ऑप्शन ए दे दिया है, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम प्रयोग में लाया जाता है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम प्रयोग में लाया जाता है, ग्रेड के अनुसार ब्लेड को बदलना पड़ता है, ब्लेड को हेक्सा फ्रेम के साथ समकोण में बांधना पड़ता है। जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा कि ब्लेड को हेक्सा फ्रेम के साथ समकोण में बांधना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुराने कट में नए हेक्सा ब्लेड प्रयोग में लाना नहीं चाहिए क्योंकि नया ब्लेड दूसरी कंपनी का हो सकता है, कटिंग करते समय क्लियरेंस नहीं मिलता है, नया ब्लेड में दांते तेज धार वाले होते हैं, नया ब्लेड अन्य ग्रेड का हो सकता है। जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा, यानी कटिंग करते समय क्लियरेंस नहीं मिलता है, यानी कि जो इसका क्लियरेंस है वो सटीक नहीं मिलता है, इसलिए नया ब्लेड हेक्सा ब्लेड प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, उसी से अपना पूर्णतया कटिंग को समाप्त कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइल की धातु होती है। तो फाइल हमारा क्या है, हम लोग जानते हैं फाइल एक क्या है, कटिंग टूल है। ये किस चीज़ की बनी होगी? ऑप्शन ए ऑप्शन दिया है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी दिया है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी दिया है कास्ट स्टील या स्पेशल टूल स्टील, ऑप्शन डी निकेल स्टील। तो जो हमारा फाइल कटिंग टूल है तो यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या आपको इसमें हाई कार्बन स्टील ऑप्शन दिया नहीं है तो कास्ट स्टील या स्पेशल टूल स्टील, यानी कि जितने भी टूल का निर्माण करने के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका ये करते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला दिया है, फाइल की लंबाई मापी जाती है। तो दिया है नंबर ए ऑप्शन दिया है, पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से टैंक तक, पॉइंट से हील तक और हील से टैंक तक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो पॉइंट से हील तक होगा। चलिए इसका हम फिगर आपको दिखा रहे हैं तब समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग इसका, ये देखिए ये फाइल है, इस फाइल का प्रयोग हम लोग देखिए यहाँ इसकी लेंथ क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसकी लेंथ लेते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं ये सब दिया है, पॉइंट है, फेस है, एज है, शोल्डर है, हील है, टैंग है। तो ये इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, ये लेंथ पूछता है काफ़ी चीज़। तो ये आपका पॉइंट से लेके पूरा आपके हील तक, इस चीज़ को हम लोग हील कहते हैं, यानी कि जहाँ पे ये हमारे दांते नहीं कटे होते हैं तो वो हील होता है, इसको एज कहा जाता है। इसको रफ टैंग, ये शोल्डर है जहाँ पे ऐसे मुड़ा है, इस चीज़ को हम लोग शोल्डर कहते हैं। ठीक है चलिए और थोड़ा सा आपको बता दें कि फाइल कितने प्रकार की होती है, लंबाई के अनुसार होता है, आकार के अनुसार होता है, ग्रेड के अनुसार होता है, कट के अनुसार होता है। ये 4 टाइप में फाइल का वर्गीकरण किया जाता है। लंबाई में अपना अब आपको 50 से लेके 150-250 mm तक हम लोग 350 mm तक लंबा रखते हैं, और जो आकार होगा वो गोलाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, ये अलग अलग ये टाइप्स में होते हैं। ग्रेड के अनुसार में होते हैं आपका कि दांतों की संख्या पर पिच कितनी होती है उसको हम लोग रखते हैं। कि कट के अनुसार क्या होता है, सिंगल कट, डबल कट, ट्रेस कट, ये कट के अनुसार हम लोग रखते हैं। चलिए आगे कह रहा है, सेकेंड कट फाइल होती है। तो जो सेकेंड कट फाइल होती है वो हमारा किसके अनुसार से होती है, आपको अभी हम बताए हैं कि ये ऑप्शन इसमें दिया है ग्रेड के अनुसार, नंबर बी दिया है कट के अनुसार, नंबर सी ग्रेड और कट दोनों के अनुसार, नंबर डी आकार के अनुसार। तो ये सेकेंड कट फाइल जो है वो कट के अनुसार है, कि कट के अनुसार सेकेंड कट हो गया, रस्ट कट हो गया। इसमें जो दांते होते हैं, देखिए जो सेकेंड कट फाइल होता है वो क्या होता है कि इसमें जो ऐसे है, ये एक सिंगल कट हो गया, इसके बाद इस पर ऐसे ऐसे डबल कट लगा देते हैं, तो इसी को सेकेंड कट कहा जाता है। और ग्रेड क्या होता है, ग्रेड के अनुसार होता है कि पर इंच में चाहे पर सेंटीमीटर में कितने दांते होते हैं, उसको हम लोग ग्रेड के अनुसार कहते हैं। आकार के अनुसार आपको बताए ही हैं, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला राइट आंसर होगा, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा।
चलिए, ये तो हमारा सेट 1 है। इसके बाद इसी तरह हम लोग सेट 2 और सेट 3 लेके आएंगे, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए और इसको शेयर एंड लाइक करिए। और मेरा कांटेक्ट नंबर आप सभी छात्र जानते ही हैं, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो 9598870261। ITI से संबंधित कोई भी चीज़ें या अप्रेंटिस से संबंधित कोई भी चीज़ें, कोई भी छात्र ITI में क्या करना है, कैसे करना है, ITI करने के बाद क्या करना है और इसके बाद अप्रेंटिस करके हमें क्या मिलेगा, वो भी सारी जानकारी हमसे हमारे नंबर पे आप पूछ सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी जो भी मदद होगी उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।